मेहंदी ब्लाउज वाली गरीब बहू। मधु, तुम बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हो। तुम्हारी मेहंदी देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम बिना सीखे इतने सुंदर मेहंदी लगाती हो। अपनी शादी की मेहंदी भी मैं तुमसे ही लगवाऊंगी। शादी की बात पर मधु की आंखें डबडबा जाती है। मधु के हाथों ने अब तक न जाने कितने ही हाथों पर मेहंदी लगाई थी, मगर गरीबी और सांवले रंग के कारण हर बार घर आए रिश्ते मधु को ठुकरा कर चले जाते थे। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर इंसान में एक कमी के साथ एक खूबी भी देता है। मधु बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती थी, जिससे गांव की औरतें हर तीज त्योहार पर उससे ही मेहंदी लगाने आती थी। कुछ ही दिनों में मधु की शादी अखिलेश के साथ हो जाती है। आओ नई बहू, हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। मधु गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी उसकी ननद गुंजन मधु के हाथों में रची मेहंदी देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके हाथों की मेहंदी के डिजाइन कितने सुंदर है और मेहंदी भी कितनी गाढ़ी रची है। आपने अपनी मेहंदी कौन से पार्लर से लगवाई? ननन जी, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मधु बहू, और बहू बेटियों के हाथों में ये सब हुनर तो होना ही चाहिए। जा बहू, तू जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। फिर मधु अपने पति अखिलेश के साथ कमरे में आ जाती है। कमरे की हालत बहुत ही कच्ची और टूटी फूटी हुई थी और जमीन पर बस एक फटी हुई चटाई बिछी थी। मधु, तुम्हारे आने से पहले मैं इस कमरे में अकेला सोता था। मधु, तुम्हें तो पता ही है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ और उसी से घर की रोजी रोटी चलाता हूँ। अजय, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ। जब घर में कमाने वाला एक हो तो गृहस्थी चलाना कितना कठिन होता है, मगर भगवान का शुक्र है हमारे सर पर छत तो है। भले ही मधु का रंग सांवला था, मगर उसके स्वभाव ने अखिलेश का दिल जीत लिया था। बहुत ही जल्द मधु अपने गरीब ससुराल में ढल गई। फिर एक दिन जब मधु बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तभी वो मेहंदी के ढेरों पौधे देखकर रुक गई। अरे वाह, कितने सारे मेहंदी के पौधे हैं, इन्हें तोड़कर घर ले जाती हूँ। मधु मेहंदी के पत्ते तोड़कर मेहंदी के पौधे की एक मोटी सी कलम तोड़कर घर लाकर घर के आंगन की मिट्टी में बो देती है। गुजरते वक्त के साथ अब मानसून का महीना शुरू हो जाता है और उस दिन की बरसात कहर बनकर उस गरीब बहू के घर पर आ गिरती है। जब गरीब बहू के कमरे की छत कच्ची और कमजोर होने के कारण ढह जाती है, जिसके बाद मधु, उसका पति अखिलेश और उसकी सास और ननद भी एक ही कमरे में गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुनो जी, राशन खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दे दो। मधु, अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक राशन लेकर आता हूँ। ये बोलकर अखिलेश रिक्शा लेकर निकल जाता है। जहाँ पूरा चौक बाजार बारिश के पानी से भरा होता है, जैसे तैसे एक सवारी उसके रिक्शे पर बैठता है। तभी उसका रिक्शा खड्डे में फंस जाता है और रिक्शे का टायर फट जाता है। हताश होकर वो जैसे तैसे रिक्शा को खींचकर घर लाता है। अजी, ये क्या हो गया? मधु, बड़ी मुश्किल से एक सवारी बैठी थी और ये हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक रुपया नहीं है कि रिक्शा ठीक करवाऊं। अजय, आप चिंता मत करो, भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेगा। इतने में गांव की सबसे अमीर माया वहां आती है। अरे मधु बहू, आज शाम को मेरी बेटी किंजल की मेहंदी है, तो आ जाना। जी ठीक है काकी। शाम को मधु अपनी सास ननद के साथ मेहंदी में आती है। कुछ देर बाद, मम्मी, इतनी देर हो गई, ये मेहंदी वाली कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे किंजल, उसने इन मौके पर आने से मना कर दिया। माया आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेहंदी लगानी आती है। किंजल को मैं मेहंदी लगा दूंगी। किंजल जल्दी से हाथ आगे बढ़ा देती है और मधु उसे बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, जिससे सभी मधु की जमकर तारीफ करते हैं। और माया खुश होकर मधु को 500 रुपए दे देती है, जिसमें से मधु आधे पैसे से घर के लिए राशन खरीद कर बाकी के पैसे अखिलेश को रिक्शा ठीक करवाने के लिए दे देती है। अगले दिन से अखिलेश रिक्शा चलाने लगता है। सुनो भैया, जल्दी से प्लाजा बैंक्वेट ले चलो। जी मैडम जी। पल्लवी जैसे ही रिक्शे पर बैठती है तो टाइट होने के कारण उसकी ड्रेस बैक साइड से फट जाती है। ओह नो, ये अभी ही होना था। शिट शिट शिट। क्या हुआ मैडम जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? भैया, मेरी ड्रेस फट गई है, क्या करूं? मैडम जी, यहाँ पास में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलिए, शायद वहाँ मेरी पत्नी आपकी कोई मदद कर दे। थोड़ी देर में अखिलेश पल्लवी को अपने घर लाकर मधु को सारी परेशानी बताकर वहाँ से चला जाता है। देखो ना, मेरी ड्रेस फट गई है और मुझे इमीडिएटली अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट फंक्शन में पहुँचना है। तुम कुछ कर सकती हो? मैडम जी, मुझे 10 मिनट दीजिए। ये बोलकर मधु पल्लवी की ड्रेस के फटे हुए हिस्से को काट देती है।
ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी ड्रेस को और भी ज्यादा बर्बाद कर दी। अब ये बैकलेस ड्रेस मैं फंक्शन में पहनकर कैसे जाऊंगी? मैडम जी, आप मुझ पर यकीन रखिए और घूम जाइए। पल्लवी मधु की तरफ पीठ करके बैठ जाती है। इसके बाद मधु उसकी बैकलेस ड्रेस बहुत ही खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बना देती है। गरीब बहू का बनाया हुआ मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन पल्लवी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ओह वाओ, इट्स फैबुलस। तुमने तो मेरी बैकलेस ड्रेस को इस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन से पूरी तरह कवर कर दिया। आई लव दिस, थैंक यू सो मच। ये बोलकर पल्लवी अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाल कर उस गरीब बहू को देकर चली जाती है। वहीं पल्लवी जब मीता की मेहंदी फंक्शन में पहुंचती है तो सभी लड़कियां उसकी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन को देखती रह जाती है। ओह वाओ पल्लवी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। इस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन वाली ड्रेस में तू कहर ढा रही है। मुझे भी अपनी वेडिंग के लिए ऐसी ही मेहंदी वाली ब्लाउज बनवाना है। तू मुझे इस पार्लर वाली का कांटेक्ट नंबर शेयर कर दे। मीता, मेरा ये मेहंदी ब्लाउज डिजाइन किसी प्रीशियस पार्लर वाली ने नहीं बनाया, बल्कि एक गरीब के हाथों की मेहनत है। शादी से एक दिन पहले पल्लवी मीता को लेकर मधु के ससुराल आती है, जहां मधु के घर के गरीब हालत देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है। मधु भाभी, आपसे मिलने कोई आया है। अरे मैडम जी, आप यहाँ? कैसा गया फंक्शन? फंक्शन बहुत ही फैबुलस था और तुमने जो मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया था सभी को पसंद आया। वैसे ये मेरी सहेली मीता है, कल इसकी शादी है, इसे भी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाना है। वैसे ये शादी का लहंगा है, देखकर बताओ इस पर कौन सा ब्लाउज डिजाइन ज्यादा अच्छा लगेगा। और ब्लाउज डिजाइन के साथ मुझे हाथ पैरों पर भी वेडिंग मेहंदी लगवानी है, तो मैं तुम्हें 25,000 दे दूं। 25,000? अच्छा, तो फिर 30,000 ले लेना। इतनी बड़ी रकम सुनकर मधु अपनी गरीब सास ननद को देखने लगती है। फिर मधु जल्दी से मेहंदी पीस कर उसे कई सारे कोन तैयार कर लेती है। मैडम जी, आपका शादी का लहंगा बहुत हैवी है और आपका ब्लाउज फ्रंट से बैक नेक और पीछे से बैकलेस है। इस पर नेकलेस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन सबसे खूबसूरत लगेगा। ओ, वही बना दो, बस मैं शादी में अच्छी लगूं। इसके बाद मधु बड़ी ही बारीकी के साथ मीता को बहुत ही खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाकर देती है, जो कि देखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत था। मीता और पल्लवी के बाद धीरे धीरे बहुत सी लड़कियां उस गरीब बहू के घर खास एक खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगवाने के लिए आती है, जिससे मधु को अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जिससे वो सबसे पहले अपने ससुराल वालों के रहने के लिए एक पक्का घर बनवाती है। ये मधु के हाथों का हुनर और उसकी कड़ी मेहनत का फल था, जो उसने अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके आज अपने गरीब हालातों को पूरी तरह से बदल दिया था। अरे बहन, और तुझे क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो इन 5 बहुओं ने खराब करके रख दी है। देख, सारा काम ऐसे ही पड़ा है और महारानी अभी तक अपने कमरों में आराम कर रही हैं। अरे तमन्ना बहन, ऐसा क्यों कहती है? देख, जरा समय तो देख, दोपहर के 3 बज रहे हैं और जब मैं आई थी बेचारी 5 काम करने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई थी। अब दिन में थोड़ा तो आराम करना बनता ही है। अरे सुजाता, तुझे नहीं पता, जब से इन 5 की शादी हुई है, इनकी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और आज तक इन्हें एक संतान तक नहीं हुई। भला तब से ये आराम ही तो कर रही हैं। इनके आराम करने का भी कोई फायदा नहीं। ये तो ऊपर वाले की देन है। जब उसकी मर्जी होगी तो 5 की सोनी गोद खिल उठेगी। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। आजकल मेरी बहू की तबीयत खराब रहती है, तो इसीलिए घर की जिम्मेदारी थोड़ी मैं संभाल रही हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। सुजाता ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तमन्ना अपने आप से कहती है, बड़ी आई बहुओं की तरफदारी करने वाली। अरे बहू तो पैर की जूती की तरह होती है, उन्हें जूती की तरह पैरों में ही पहनना चाहिए, ना कि सर पर रखना चाहिए। तमन्ना अपनी 5 बहू को कुछ भी नहीं समझती थी। ऐसे ही उसकी सहेली अपने घर को चली जाती है। तमन्ना चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठा लेती है। अरे ना स्पीटियो, कहाँ जाकर मर गई हो? अरे तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी। पता नहीं मनहूस कहीं की क्यों इस घर के अंदर पड़ी हुई हो। तमन्ना के चिल्लाने पर उसकी 5 बहू उसके सामने आ जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, कौन सा बवाल मच गया है अचानक से? दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप हमें 3 बजे ही उठा रही हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? इनकी तबीयत का पता नहीं, लेकिन मेरी और काजल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ माँ जी, बताइए, क्या हम थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते? अरे देखो तो सही, किस तरह जान खाने की तरह मेरे ऊपर चढ़ती हुई आ रही हो तुम 5 की 5। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ,
कि तुम पांचों मेरी सास हो। माँ जी, आप ही हमारी सास हो। तो हुक्म किसका चलेगा? माँ जी, आपका ही चलेगा। कान खोल कर सुन लो तुम पांचों की पांचों। अगर तुम पांचों की पांचों काम में जरा भी ढील करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर पड़ी रहना अपने मायके में। जाओ यहाँ से और काम करो घर के सारे। अपनी सास का हुक्म सुनकर उन पांचों को घर के काम करने पड़ते हैं, जबकि शाम भी नहीं हुई होती। ऐसे ही तमन्ना अपनी 5 बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करती, ऊपर से उन्हें बांझ कहकर उन्हें बहुत ज्यादा जलील करती। इसी के चलते एक दिन उन्हें पूजा पाठ और मंदिर का ताना देती है। तुम पांचों मनहूस जब देखो घर के अंदर ही पड़ी रहती हो। एक काम करो, आज से सुबह और शाम तुम पांचों मंदिर जाओगी और भगवान की सेवा करोगी। शायद इसी के चलते तुम पांचों को भगवान हमारा वंश बढ़ाने के लिए औलाद दे दे। तमन्ना की ऐसी बातें सुनकर उन पांचों को दुख तो बहुत होता है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं होता, जिसके चलते वो सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाकर भगवान से अपनी गोद भरने के लिए मन्नत मांगती हैं। एक दिन वो पांचों बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थीं और रोते हुए मंदिर में भगवान से कहती हैं, भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो तुम हमें संतान का सुख प्राप्त ही नहीं होने दे रहे हो? अब अगर हमें और ताने सुनने पड़े तो हम आपके मंदिर में कभी नहीं आएंगे। चलो बहनों, चलते हैं यहाँ से। सुप्रिया की बातें सुनकर सौम्या और काजल भी बिना भगवान की पूजा किए ही उस समय मंदिर से निकल जाती हैं। तभी वो पांचों सड़क पार करने वाली होती हैं कि अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उनके सामने आ जाता है। उससे पहले ही एक लड़की उन पांचों को जोर से धक्का दे देती है, जिसके चलते वो पांचों तो बच जाती हैं, लेकिन उस लड़की के चोट लग जाती है। अरे ये क्या? ये लड़की कौन है? इसने हमारी जान क्यों बचाई? ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन उसे देखो जरा, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलो उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उस लड़की का नाम कनिष्का था और वो एक अनाथ लड़की थी। लोगों से भीख मांगकर अपने पेट का गुजारा किया करती थी और दूसरों की मदद भी करती थी। इसी के चलते कनिष्का पांचों को बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है, लेकिन वो 5 बहू मिलकर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाती हैं और उससे उसकी दुख भरी कहानी सुनती हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। भगवान ऐसा कैसे करता है? जिनको औलाद चाहिए उनको औलाद नहीं देता, और जिनके पास औलाद होती है उन्हें अपनी औलाद से अलग कर देता है। प्रीति की बात सुनकर बेचारी कनिष्का रोने लगती है, जिसके बाद उन पांचों का मन नहीं मानता और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती हैं। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। जैसे ही सौम्या, प्रीति, सुप्रिया, काजल और ऐश्वर्या कनिष्का को घर पर लेकर आती हैं, कनिष्का को देखते ही तमन्ना उन पांचों से कहती है, ये रास्ते का कूड़ा उठाकर तुम अपने घर पर कैसे ले आई? कौन है ये लड़की? इसकी हालत तो देखो जरा। ये मेरे दूर की मौसा की बेटी की भांजी है और मेरी छोटी बहन। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली तो मैंने इसे देखा। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसके माता पिता बचपन में जन्म देकर भगवान को प्यारे हो गए। और फिर आप ही तो कहती हो ना कि लोगों की मदद करने से हम पुण्य कमाते हैं। अगर हम इसकी मदद करेंगे तो हम पुण्य कमाएंगे और हमें भी भगवान संतान का सुख दे देगा। वो पांचों अपनी बातें घुमाकर कनिष्का को घर में ही रख लेती हैं। कनिष्का बहुत अच्छी और समझदार थी। जब से वो उस घर में आती है वो उन पांचों बहुओं का बहुत ख्याल रखती है। अरे आप पांचों उठ गई? टेबल पर बैठ जाइए, मैंने आप पांचों के लिए नाश्ता बनाया है। जल्दी उठकर तुमने नाश्ता भी बना लिया? वो पांचों बहुत हैरान रह जाती हैं, क्योंकि नाश्ते के साथ साथ कनिष्का घर की साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर चुकी थी। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी तो आप सारा दिन काम करती हो, अगर मैं थोड़ा काम भी कर लूंगी तो क्या चला जाएगा। कनिष्का ऐसा कहकर उन्हें नाश्ता परोसती है, जिसके बाद वो स्वादिष्ट नाश्ता करके बहुत खुश होती हैं। एक तरफ वो घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है तो दूसरी तरफ जब भी किसी की तबीयत खराब होती तो कनिष्का उसका अच्छे से ख्याल रखती, जैसे कोई बेटी अपनी माँ का ख्याल रखती है। लेकिन इसी बीच कनिष्का और उन 5 बहुओं के लगाव को देखकर तमन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे होते हुए मैं इन्हें एक साथ तो देख नहीं सकती। मुझे इस लड़की को इस घर से निकालना ही होगा। बहुत सुख भरे दिन जा रहे हैं इन पांचों के। तमन्ना एक साजिश रचती है और अपनी सारे गहने कनिष्का के कमरे में रख देती है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है। इसने मेरे कमरे में आकर मेरे गहने चोरी किए हैं। देखो इसकी अलमारी में सारे गहने रखे हैं।
नहीं, आप आ जाओ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। अपनी सास की बात मानकर उन पांचों बहू के पति भी नाराज होते हैं, लेकिन तभी सौम्या सभी के सामने हकीकत लेकर आती है। माँ जी ऐसा कुछ करेंगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जानती थी कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, क्योंकि माँ जी से हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये देखिए, माँ जी ने खुद कनिष्का के कमरे में ये सारे गहने रखे थे। आखिर माँ जी आपने ऐसा क्यों किया? सच्चाई सामने आने के बाद तमन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, ये मैंने ही किया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं रही। जो सुख मुझे नहीं मिला वो सुख मैं तुम पांचों को कैसे मिलने देती। मुझे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तुम पांचों मुझे माफ कर दो, और कनिष्का बेटी तुम भी मुझे माफ कर दो। तमन्ना से माफी मांगते हुए उसकी पांचों बहू उसे माफ कर देती हैं। वहीं कनिष्का भी उसे माफ कर देती है, लेकिन अब वो पांचों मिलकर कनिष्का को गोद ले लेती हैं, जिसके बाद कनिष्का उन्हें माँ कहकर पुकारने लगती है और इसी प्रकार वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।